अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाजिब। 8 साल में तकरीबन 190 समातें, 30 मरतबा इल्तबा की दरख्वास्तें, 9 बार वकला की तब्दीलियां, 6 बार मुकदमे के नाकाबिल समात या इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार को चैलेंज करने की इस्तदा, जिसके बाद बिल आखिर 2014 में शुरू होने वाले केस का आज यानी 2022 में फैसला हो चुका है, जिसके मुताबिक ये साबित हो चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ममनुआ फंडिंग मिली। आरिफ नकवी समेत 34 गैर मुल्की शहरियों से भी फंड्स लिए गए। पीटीआई ने 13 अकाउंट्स को पोशीदा रखा, जबकि इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के सामने 5 साल मुसलसल गलत बयानी की। ये हैं वो नुकात जिन्होंने पीटीआई और बिलखुसूस इमरान खान की साख को धचका पहुंचाया है, और यह धचका 8 साल से जेर समात और जेर इल्तिवा ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले से मिला है, जो आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने मुतफिका तौर पर सुनाया। 70 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले में इलेक्शन कमीशन का यह कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जमात पीटीआई पर बैरून मुल्क से ममनुआ फंड्स लेने के इल्जामात साबित हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से पीटीआई को इज़ारे वजू का नोटिस जारी किया कि क्यों ना ये फंड जब्त कर लिए जाएं। शोकाज नोटिस दे दिया है उनको। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में पीटीआई से 12 सवालात और पार्टी की जानिब से दिए गए जवाबात दर्ज किए हैं, और यह कहा है कि पीटीआई इन सवालात के तसल्ली बख्श जवाबात देने में नाकाम रही है। कमीशन के मुताबिक स्टेट बैंक से हासिल करदा डेटा वो ये शो कर रहा है कि तहरीक इंसाफ ने जिन अकाउंट से लाताल्लुकी का इजहार किया वो पीटीआई की सीनियर सूबाई और मरकजी क़यादत और ओहदेदारों ने खोले और चलाए भी। कमीशन के मुताबिक तहरीक इंसाफ की जानिब से उन 16 बैंक अकाउंट्स को छुपाना आइन की शिक 17(3) की खिलाफ वर्जी है। इस फैसले के मुताबिक तहरीक इंसाफ के सरबराह ने 2008 से सन 2013 तक के लिए जो फॉर्म 1 जमा करवाया वो कमीशन की जानिब से स्टेट बैंक से हासिल करदा डेटा और दीगर रिकॉर्ड की बिना पर बेइंतहा गलतियों का हामिल है। चुनांचा कमीशन पार्टी को नोटिस जारी कर रहा है कि क्यों ना ये ममनुआ फंड जब्त कर लिए जाएं। फैसले में पीटीआई को अमेरिका, कनाडा और वुटन क्रिकेट क्लब से मिलने वाली फंडिंग ममनुआ करार दी गई। उसमें यह कहा गया कि तहरीक इंसाफ ने दानिस्ता तौर पर वुटन क्रिकेट लिमिटेड से ममनुआ फंडिंग हासिल की। फैसले के मुताबिक पीटीआई ने आरिफ नकवी, जो कि अबराज ग्रुप के सरबराह है, उन समेत 34 गैर मुल्कियों से फंड्स लिए। अबराज ग्रुप, IPPI और USI से भी फंडिंग हासिल की। USA LLC से हासिल करदा फंडिंग भी ममनुआ साबित हो गई, जबकि रुमीता शेट्टी समेत दीगर गैर मुल्की शहरी और गैर मुल्की कंपनियों की फंडिंग भी गैर कानूनी करार दी गई। इन नामों में काफ़ी सारे नाम शामिल हैं जिनकी तफसील में हम नहीं जाएंगे, लेकिन तहरीरी फैसले के सफ़ा नंबर 67 पर इलेक्शन कमीशन ने तहरीर किया है कि पीटीआई पाकिस्तान जो है वो मिसेस रुमीता शेट्टी, जो कि इंडियन निजात अमरीकी बिजनेस वमेन है, उनकी डोनेशन की भी बेनिफिशरी है। रुमीता शेट्टी ने इमरान खान की पार्टी को $13,750 फंड्स दिया, जो कि ममनुआ फंडिंग के जुमरे में आता है और पाकिस्तानी कानून की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में अबराज ग्रुप के आरिफ नकवी पर अमेरिका में कायम मुकदमात का हवाले देते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान ने बज़ाहिर जानबूझकर मुजरिमाना धोखाधड़ी में मुलव्विस कारोबारी शख्सियत के ज़ेर इंतज़ाम कंपनी से अतियात वसूल किए। वोटन क्रिकेट लिमिटेड के जरिए मुंतकिल किए गए $21,21,500 के फंड्स पाकिस्तानी कवानीन के तहत कंपनियों के जरिए सियासी जमातों की फंडिंग की पाबंदी के दायरे में आते हैं। इसी तरह पीटीआई अमेरिका LLC 5975 ने 13 गैर मुल्की शहरियों और 231 गैर मुल्की कंपनियों से अंदाजतन $1,13,000 की रकम पीटीआई पाकिस्तान को मुंतकिल की। ममनुआ फंडिंग का मामला पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 की शिक 3 के जुमरे में आता है। इलेक्शन कमीशन ने पॉलिटिकल पार्टीज रूल्स की शिक 6 के तहत तहरीक इंसाफ को फंड जब्त करने का शोकाज नोटिस जारी करते हुए कहा कि क्यों ना तमाम ममनुआ फंड जब्त कर लिए जाएं। इलेक्शन कमीशन ने इस मामले में मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए विफाकी हुकूमत को भी भेज दिया है, यानी बॉल अब PDM इत्तेहाद पर मुश्तमिल हुकूमत की कोर्ट में है, जिन्होंने ऑलरेडी ये ऐलान भी कर दिया है कि इस पर रेफरेंस बाकायदा तौर पर अदलिया को भेजा जाएगा। कानून की मंशा ये है कि या तो आप खुद निकल जाए इस सारे धारे में से और कौम से माफ़ी मांगे, या फिर आपको कानून का सामना करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से एक तफसीली रिपोर्ट आएगी और उस रिपोर्ट के बाद वफाकी हुकूमत ये तय करेगी कि इस पार्टी पे पाबंदी और उसके सरबराह पे पाबंदी लगनी चाहिए कि नहीं, इसके अरकान असम्बली को डिस्क्वालीफाई होना चाहिए कि नहीं, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये मामला सुनेगी। नाज़रीन, इस मामले पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान भी ज्वाइन करेंगे, जबकि इस केस को जीतने वाले, इसको शुरू करने वाले पीटीआई के बानी रुकन
अकबर एस बाबर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी कुंवर दिलशाद साहब भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। अकबर एस बाबर साहब, फैसला आ चुका, आप जो कुछ कहते रहे वो इल्जामात थे, अब वो साबित हो चुके हैं, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि ये फर्द जुर्म है तहरीक इंसाफ पर। अब आपका अगला लाए अमल क्या होगा? वफाकी हुकूमत तो रेफरेंस लेकर सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जहाँ तक सेकंड राउंड का ताल्लुक है तो अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, इस हवाले से हमने आज से ही सोच विचार शुरू की है कि इसको फिर हम इसमें किस तरह इन्वॉल्व होंगे और किस तरह हमारी ख्वाहिश होगी कि हम सुप्रीम कोर्ट को भी असिस्ट कर सकें, जिस तरह हमने इलेक्शन कमीशन को किया और तकरीबन 9 से भी ज़्यादा रिट पिटिशंस में हाई कोर्ट्स को भी किया। तो वो तो इंशाल्लाह, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे छोड़ना नहीं है, इसको कंक्लूजन तक लेके जाना है। और जहाँ तक वफाकी हुकूमत का ताल्लुक है, खैर उनका अपना आइनी दायरा इख्तियार है जो कि इस ऑर्डर में उसकी निशानदेही हो चुकी है, उसके मुताबिक वो जो मुनासिब समझें वो कार्रवाई करेंगे, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा। लेकिन जब ये जो मेरिट्स ऑफ द केस हैं और जो डिसाइड हो चुके हैं, जैसा आपने कहा कि अब ये इल्ज़ाम नहीं है, अब ये उन पर एक किस्म की फ़र्द जुर्म आयद कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने अभी सिर्फ सज़ाओं का तयन करना है, क्योंकि दरमियान में एक आइनी कानूनी रिक्वायरमेंट थी पॉलिटिकल पार्टीज, वो है शो कॉज, वो एक रिक्वायरमेंट थी। और इंट्रा कोर्ट अपील में भी ये फैसले में लिखा गया था कि अभी तो शो कॉज भी नहीं इशू किया, तो शो कॉज इशू हो गया है। उसके बाद उसको ज़ाहिर है एक टाइम फ्रेम होगा, उसके बाद जवाब आएगा और फिर इलेक्शन कमीशन अपनी स्वाबदीद के मुताबिक पूरा स्पेक्ट्रम ऑफ लॉ जो वो अप्लाई कर सकते हैं वो करेंगे, जो फेडरल गवर्नमेंट है वो अपना करेगी। मेरा आगे जो सियासी जो लाएमल है वो ये कि पीटीआई वर्कर्स, फाउंडर्स, उन सबको इकट्ठा करना है। और मैं इमरान खान से इस्तीफे का मुतालबा इसलिए कर रहा हूँ कि मैं उसके अपने असूलों के मुताबिक उससे ये कह रहा हूँ कि आज एक आइनी इदारे ने, पहले तो एक कमेटी थी, आज एक आइनी इदारे ने उन पे संगीन फर्द जुर्म आयद किया है, तो कोई वजह नहीं है कि वो इस्तीफा ना दें, कोई वजह नहीं है कि वो अब अपने आप को पार्टी के कटहरे में खड़ा करें। और ये सेकंड टियर लीडरशिप की भी जिम्मेदारी है। अच्छा बाबा साहब, ये बताइएगा, कुछ मजीद सीनियर रहनुमा हैं, उन पर भी ये फैसला सुना है कि असरअंदाज हो सकता है। आरिफ अलवी साहब का सदर मुमलिकत का नाम लिया जा रहा है, असद कैसर की भी बात हो रही है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके इल्म में भी हैं, कुछ प्लॉट्स वगैरह की भी बात हो रही है, शेयर कर सकते हैं हमारे साथ कुछ तफसीलात? देखिए, मेरा जो एक लेटर था जहाँ से मेरे डिफरेंसेस शुरू हुए इमरान से, वो ये पार्टी की इंटरनल करप्शन के हवाले से थे। फिर मेरा एक ईमेल एक्सचेंज हुआ, उसमें मैंने बताया कि किस तरह पार्टी की टॉप लीडरशिप एक बिजनेस रिलेशनशिप्स में है और ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इमरान ने उनको डिफेंड किया और वो जो मेरा मुद्दा था, तो एंड में मैंने उनसे यही कहा था कि उस दिन से डरें जब पार्टी के टिकट विल बी सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर। ये मेरा उस ईमेल में ये जुमला है, कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं। उसके बाद फिर मैंने इनको खत लिखा 11 सितंबर 2011 में, जिसमें मैंने कहा कि यहाँ एक रियल एस्टेट का पूरा एक माफिया बन चुका है, रियल एस्टेट के प्लॉट्स हैं, उसमें एक हाउसिंग, एक फार्म हाउस स्कीम है बनीगाला के नीचे, उसमें डॉक्टर आरिफ अलवी ने एक प्लॉट, नंबर 1 प्लॉट था, फिर दूसरा उनके दोस्त, फिर उसमें उमर चीमा, ये जो भी पंजाब के कुछ अर्से के लिए गवर्नर थे, और बाकी जो पार्टी की टॉप लीडरशिप। तो मैंने सबको पर्सनली कन्फ्रंट किया। अलवी को मैंने फ़ोन करके कहा कि ये क्या हो रहा है, ये हम तब्दीली की जमात है, ये कोई रियल एस्टेट का कोई एक गैंग बन गया जो आपस में बिजनेस इंटरेस्ट है। तो उन्होंने उस वक्त बड़े घबरा के कहा कि अकबर मुझसे गलती होगी है, मेरा ये प्लॉट बिकवा दो वगैरह वगैरह। इस तरह मैंने तमाम लीडर, असद कैसर का वहाँ पे प्लॉट है, तो मैंने इन तमाम को चैलेंज किया, वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं। उसके बाद ये मामला जब बढ़ते गए तो फिर ये फंडिंग इशू आ गया कि यहाँ पैसे आ रहे हैं, गैर कानूनी ज़राए से आ रहे हैं, ये भी डॉक्यूमेंट हुआ। सितंबर 11, 2011 के मेरे लेटर में ये चीज़ डॉक्यूमेंट हो चुकी है। अनफॉर्चुनेटली इन इश्यूज़ को अटेंड नहीं किया गया। अब जहाँ तक लीडरशिप का ताल्लुक है, जो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है, ये एक आईनी इदारे का ऑर्डर है जो उसकी कानूनी हैसियत है। उसमें उन्होंने लिखा है, जो कि मैं तो बहरहाल ये कहता आ रहा था कि जो पार्टी की टॉप लीडरशिप है उन्होंने बेनामी लिटरली अकाउंट्स को ऑपरेट किया अकॉर्डिंग टू पीटीआई। उनमें कौन लोग थे? असद कैसर था, शाह फरमान था, इमरान इस्माइल था, नजीब हारून था, समर अली खान था, मियां महमूद रशीद, ये उन्होंने नाम लिखे हुए हैं। फिर उन्होंने फाइनेंस बोर्ड के जो मैं निशानदेही करता था, जिन्होंने मुलाजमीन को इजाज़त दी, उनके नाम लिखे हुए हैं। सैफुल्लाह न्याजी है, कर्नल यूनुस अली रजा है, डॉक्टर मोहम्मद, इन तमाम लोगों के नाम उसमें लिखे हुए हैं कि ये फाइनेंस। तो ये चीज़ें अब रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी हैं
और एक ऑर्डर का हिस्सा बन चुकी हैं। तो जाहिर है इनके ऊपर जो आखिरी 3 सेंटेंसेस है आज के ऑर्डर में 70 पेज का, उसमें उन्होंने कहा है, एक तो फेडरल गवर्नमेंट को भेजा कि इन आइन के शिकों के मुताबिक आप कार्रवाई करें, फिर साथ उन्होंने लिखा है कि दिस ऑफिस यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तमाम कवानीन लागू करे, उस प्रोसेस को इनिशिएट करे जिनकी वायलेशन हुई है, जिनको डॉक्यूमेंट किया गया इस ऑर्डर में, तो वो प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। और जब तक इनका जवाब भी आ जाएगा और फिर इलेक्शन कमीशन जो सजा तयन करेगी वो सजा भी नाफिज हो जाएगी। ठीक, अच्छा अकबर भाई ये बताइएगा, इन 8 सालों में ऑब्वियसली यू बीन थ्रू अ लॉट, बहुत सी चीजें हमें जाती तौर पर भी पता है, लेकिन आपसे सुनना चाहेंगे कि क्या कुछ हुआ, कुछ ऑफर्स आपको हुई या और कुछ आपके साथ हुआ, खुसूसन पिछले गुज़श्ता अगर 3.5-4 सालों की बात की है, व्हाट यू बीन थ्रू? हाँ, ये बड़ी लंबी दास्तान है। जिस तरह मैं जिधर बैठा हूँ मेरे पीछे सड़क है, वहाँ पे गाड़ियाँ रात को एक से ज़्यादा दफ़ा आई और क्लाशनिकोव्स के बर्स्ट मारे, मेरे गेट से लोग टकराए और मुझे जान से मारने की धमकियाँ मिली। मैंने वो रिपोर्ट भी की, डॉक्यूमेंट भी किया, मुझ पे 3 केसेस भी किए, एक क्रिमिनल केस भी किया जिसमें इल्ज़ाम ये था कि मैं पार्टी के ख़िलाफ़ बोलता हूँ तो मोहल्ले में लड़ाई होती है और उस लड़ाई में ये लोग ज़ख्मी हुए तो उसका ज़िम्मेदार अकबर बाबर है। मुझे ऑफर्स भी हुई, हाईएस्ट पोस्ट ऑफर हुई, और जब ये केस रिजर्व हो रहा था 21 जून को, उससे पहले एलची भी आए इनके और एनीथिंग अंडर द सन वाला ऑफर था। आप बताइए आपको क्या चाहिए, और मैं किसी दिन वो तमाम डिटेल्स भी शेयर करूंगा कि 1 2 3 4 करके क्या क्या ऑफर्स की गई। तो लेकिन जाहिर है मैं पहले दिन से, असल में प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप एक प्रिज्म से सबको देखते हैं तो आप ये ब्लंडर करते हैं जो इमरान ने मेरे साथ किया। ही थॉट आई वॉज वन ऑफ दोज कि जो ओहदे कुर्सी उसके पीछे है, मेरी शोहरत की वजह से वो हमेशा वो रहेगा। मैं हमेशा से इमरान का क्रिटिक था विद इन द पार्टी। इमरान ने हिंदुस्तान टाइम्स में एक इंटरव्यू में मेरे बारे में कोट अनकोट कहा था, ही इज अ ब्रूटली ऑनेस्ट मैन। ये इमरान खान ने मेरे बारे में कहा था और ये उनकी एक संडे टाइम्स के एडिशन में कवर स्टोरी में आया था। तो वो प्रॉब्ली गलती ये कर गया कि वो समझता था कि यहाँ लोगों को मैं जिस तरह मर्जी ट्रीट करूं, फॉलोइंग मेरी है, ये मेरे टुकड़े पे चलेंगे, ये इनको ओहदे चाहिए, इनको फायदे चाहिए। उस नज़र से इसने देखा और इसने मेरी बात को समझा नहीं कि मैं हायर प्लेन पे बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं पीटीआई की मोरालिटी की, पीटीआई की एथिक्स की, पीटीआई की आइडियल्स की, पीटीआई के प्रिंसिपल्स की, जिसकी वजह से पीटीआई बनी थी कि हमने इसको एक इदारा बनाना था। ये इमरान खान को नीचे से कुर्सी दे के प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बिठाने का मकसद नहीं था, वो तो हो ही जाता। हमारा पॉलिटिकल मकसद बहुत बड़ा था। तो शायद वो उससे ये बड़ा ब्लंडर हो गया कि वो समझा कि ये भी उनमें से एक है। बट ऑब्वियसली आई हैड टू टेक अ स्टैंड। मैंने स्टैंड लिया। बहुत सारे इसमें चैलेंजेस आए, बहुत सारी दुश्वारियां आई, कुछ ऐसी पर्सनल नेचर की है मैं शायद बता भी नहीं सकता। लेकिन मैं समझता हूं कि मैं आज इस मुकाम पे ना पहुंचता अगर मेरी माँ की दुआ ना शामिल होती। और 2 साल पहले वो मुझे छोड़ गई। लेकिन सलीम साफ़ी जिस तरह कहते रहते थे अपने आर्टिकल्स में कि मुझे नहीं पता इस केस का मेरिट क्या है, मुझे नहीं पता कि इस केस में क्या चीज़ दलाइल हैं, क्या चीज़ है, मुझे इतना पता है कि इसको इसकी माँ की दुआ है और ये कामयाब होगा। और ये बात अल्लाह ने साबित की। ठीक, चलें अकबर एस बाबर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। राज़ीन, यहाँ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक राज़ीन। ब्रेक से पहले अकबर एस बाबर साहब का तफसीली आपने इंटरव्यू सुना। इस वक्त कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन के। सर ये बताइएगा अब व्हाट्स नेक्स्ट, अब तो क्या नोटिफाई कर देगी फेडरल गवर्नमेंट 2 हफ्ते और फिर उसके अगले 2 हफ्ते में ये रेफरेंस भिजवाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट, क्या प्रोसीजर अब क्या है आगे? इसमें 2 पॉइंट आते हैं। आज के फैसले के रोशनी में बड़ा तारीखी फैसला दिया है और बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से उन्होंने तमाम हालात को सामने रखा है। इसमें बेशुमार दिन भर तबसरे होते रहे, मैं मुख्तसर अर्ज करूं। इसमें सबसे बड़ी अहम जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक इंडिकेशन दिया है वो है, उन्होंने कहा जी आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी हो गई। अब एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के किसी आर्टिकल की खिलाफ वर्जी हो जाती है तो उसके बड़े जो है साइड इफेक्ट नजर आते हैं। उसके 2 तरीके हैं। एक पहला पॉइंट तो ये आता है कि जनाब हमारी वफाकी हुकूमत जो है वो अपनी कैबिनेट में बाकायदा इसकी अप्रूवल लें, मिनिस्ट्री इंटीरियर से और मिनिस्ट्री लॉ से मशवरा करने के बाद इस पार्टी को वो अपने लेवल पर कालदम करार देने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस दे सकती है। आर्टिकल 17 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है।
और ये स्ट्रक्चर है, मैं दोस्तों को बताना चाहता हूँ, ये बुनियादी ढांचा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का। उसको कोई हमारी मौजूदा कौमी असम्बली भी इसको तरमीम नहीं कर सकती और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इसकी तरफ उंगली उठा कर भी नहीं देख सकता। ये स्ट्रक्चर है, ढांचा है। ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट ने लिखा है कि ये इलेक्शन जो है ये आर्टिकल 17 से लेकर ये ढांचा है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 2A, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, आर्टिकल 5, ये जो है ये ढांचा है। और इसी तरह आर्टिकल 6 और इसी तरह आर्टिकल 17 और इसी तरह आर्टिकल 25, ये ढांचा है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का। अब इसमें लिखा है कि आपने खिलाफ वर्जी कर दी, कानून कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी कर दी, तो कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी तो बड़ी खतरनाक होती है। तो उसके ऊपर तो अब वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में रेफर भेजेगी। जो ये फैसला आया है इसकी पूरा फैसला वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान को पेश करेंगे कि यहाँ ये फॉरेन फंडिंग साबित हो गई है, ममनू और उसके भी साबित हो गई अच्छा, है। कोर दिलशाद साहब ये बताइएगा, ये जो तहरीक इंसाफ का मौकिफ है कि जी उन्होंने एफिडेविट तो जमा नहीं कराया, मिस डिक्लेरेशन नहीं है, वो एक सर्टिफिकेट है वो जमा कराया, इस पर आप क्या कहेंगे? ये बच्चों का खेल है, वो खिलौना दे रखा है इमरान खान के चंद अपने एडवाइजरों को, वो खिलौना लेके फिरते रहते हैं। भाई पहली बात यह है कि हलफ तो नहीं लिखा उसके अंदर, लेकिन जो आप एक सर्टिफिकेट देंगे, मैं तस्दीक करता हूँ कि इसमें कोई ममनुआ फंडिंग शामिल नहीं है, तो फिर तो आपने तो सर्टिफिकेट दे दिया है। अब ये कह रहा जी मेरे मैनेजर ने लिखा, मेरे पीए ने लिखा, मेरे खान साहब ने लिख दिया, मुझे नहीं पता लगा, तो ये तो बात नहीं बनती ना। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये तो नहीं पूछेगी। आप पार्टी के चेयरमैन हैं, आप मुकम्मल 5 साल तक जो इलेक्शन कमीशन में जो आपने सासे जमा करवाए उन सब पर आपके दस्तखत हैं और सब पर आपने ये कहा है कि मैं तस्दीक करता हूं कि इसमें कोई ममनुआ फंडिंग नहीं है। लेकिन वो तो अभी तो जब एक और बड़ा पंडोरा बॉक्स खुलेगा, अभी तो टेक्निकल आ गया, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना फैसला सुना दिया। अब जब ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, जो उसका मुद्दई है, आर्किटेक्चर है, वो है अकबर एस बाबर। अकबर एस बाबर वहाँ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इसके अलावा भी जो बहुत अहम डॉक्यूमेंट पेश करेंगे, वो ये कहेंगे कि मैं मुसलसल 2008 से लेकर 2012 तक इमरान खान को भी और उस वक्त के पार्टी के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर आरफ अलवी को कहता रहा कि जनाब इसमें गड़बड़ है, बेकायदगी है, बेज़ाब्तगी है, इसमें फॉरेन फंडिंग भी आई है, ममनुआ फंडिंग भी आई है। तो ये उन्होंने लिख कर दिया और उस पर इमरान खान ने उस पर जवाब दिया कि तुम ठीक कहते हो, मैं इंक्वायरी कराता हूँ, मैं इन्वेस्टिगेशन कराता हूँ। लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन तो नहीं कराई, अकबर एस बाबर को फारिग कर दिया पार्टी से, जिसकी बना पर आज जो सारा मामला सामने पेश आया। तो सारी चीजें तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने सब बातें हटा दी थी कि हम तो वही काम करेंगे जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की है। अब आपके जो मुतालबे या आपकी ईमेल कि जो आपने आरफ अली साहब को दी या इमरान खान को दी या इमरान इस्माइल को दी, ये जितने भी ये सैफुल्लाह नियाज़ी को दी, ये जितने भी मामला, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो खुलेगा पंडोरा बॉक्स जब अकबर एस बाबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तमाम दलाइल के साथ वो पेश करेंगे कि जनाब आप इसको इस कार्रवाई का हिस्सा बनाए इन डॉक्यूमेंट पे, कि जो मैं बार बार कहता रहा और इमरान खान मेल मौजूद है। तो ये बड़ा पंडोरा बॉक्स है। मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने संजीदगी से गौर करे और वो बात हासिल करे जिनका पार्टी से कोई ताल्लुक ना हो, कोई वो चेरी ब्लॉसम टाइप ना हो। तो सारे बैठकर जो है वो सारा बैठ के इसको समझाएं इमरान खान साहब को। अभी तक उनके हाथ में पावर है, ताकत है, पार्टी नहीं कलदम करार दी जा सकती, पार्टी कलदम करार नहीं दी जा सकती। लेकिन इस आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी पर पार्टी की रजिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन में वो मनसूख हो सकती है। पार्टी कदम नहीं होगी, पार्टी का सिंबल वापस लिया जा सकता है। ठीक, ये इस आर्टिकल मनसूख हो सकते। चले कुंवर दिलशाद साहब, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद यही सवाल जो अकबर एस बाबर और कुंवर दिलशाद साहब ने रेज किए, अली मोहम्मद खान से इनके जवाब लेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वजीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। अली साहब बहुत शुक्रिया। 3 चीज़ें हैं, एक तो ममनुआ फंडिंग साबित हो चुकी, फिर कुछ 34 इंडिविजुअल्स के बारे में कहा जा रहा है फॉरेन फंडिंग भी हुई, 200 से ज़्यादा कंपनियां हैं, और 5 साल जो हैं वो खान साहब अपने जो डिक्लेरेशन जमा कराते रहे, वो उन्होंने जो कहा उससे उल्टा साबित हुआ, यानी गलत बयानी हुई। अब इस फैसले को तहरीक इंसाफ
क्यों सेलिब्रेट करे और उसकी वजह क्या है? आप आज कह रहे हैं कि हम सुरखरू हो गए, 2-3 आपकी जो लीडरान है उनकी स्टेटमेंट्स हमने देखी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया आदिल शाह ज़ेब भाई। सबसे पहले आपकी इजाज़त से मैं अर्ज़ करना चाहूँगा अपनी तरफ से और आपकी और सब की तरफ से इंतहाई ताज़ियत और इज़हार अफसोस और हमदर्दी हमारे शहीदों के वरसा से, जो जनरल सरफराज साहब और उनके साथ जो हमारी बाकी टीम के मेंबर्स शहीद हुए हैं हेलीकॉप्टर क्रैश में। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत नसीब करे, अल्लाह उनको उनकी शहादत को जो है आला दर्जों में कबूल करे, क्योंकि मुहर्रम का भी महीना है, शुहदाए करबला का महीना है और पाकिस्तान के लिए उन्हें अपनी जानें जो हैं वो निसार की हैं। और जिस तरह के सरफराज साहब आदमी थे, अल्लाह ने उनको सरफराज किया है, क्योंकि ये शहादत हर किसी के नसीब में नहीं होती। बहुत से लोग 30-30, 35-35 साल फ्रंट पे लड़ते हैं, लेकिन उनके नसीब में ये शहादत नहीं होती। और हज़रत अली अल मुर्तज़ा, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु शेर खुदा ने फरमाया था कि अगर इस ज़िंदगी की हकीकत ये है कि इसने मौत पे ख़त्म होना है, तो सबसे बेहतर मौत जो है वो शहादत की है। तो हम उनको मिस करेंगे, जो उनको जानते हैं वो उनके दिल रो रहे हैं। और आज इमरान खान साहब ने भी, आज तारिक जमील साहब तशरीफ़ लाए थे मौलाना साहब, वहाँ गुफ्तगू में जनरल साहब का ज़िक्र आया, शुहदा का ज़िक्र आया, और ख़ान साहब ने ये बात मेरे सामने की कि उन्होंने कहा कि किसी इशू पे वो आए थे और उनसे जब वो इंटरव्यू हुए, उन्होंने कहा कि मैंने उस दिन जितना ईमान वाला फ़ौजी बहुत कम देखा। उन्होंने कहा कि ईमान वाले फ़ौजी थे, उनमें बहुत ईमान था, और ये उनके एक इनाम है कि अल्लाह ताला ने उनको पाकिस्तान के लिए उनकी शहादत को कबूल फरमाया। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनके घर वालों को अल्लाह सब्र दे, सब के जितने शुहदा हैं। अच्छा देखें आदिल शाह ज़ेब भाई, ये जो आज का फ़ैसला है उसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं उसको देखता हूँ, बाकी तो देखें अदालतों में सारी चीज़ें आ जाएंगी, सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मैं तो इसको फ्रॉम डे 1 फॉलो करता रहा हूँ, बल्कि शुरू में मैं और मुराद सईद गए, उसके बाद फ़ारूक हबीब साहब इसको डील करते रहे, फिर फ़ारूक के साथ 1-2 दफ़ा मैं फिर गया। देखें 2014 से हमारे नाम के साथ एक टैग लगा दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कि फ़ॉरेन फंडिंग केस। अकबर बाबर साहब भी कहते थे, अपोजिशन भी कहते थे, कुछ यार लोग मीडिया में भी कहते थे, हम कह के थक गए थे कि फ़ॉरेन फंडिंग नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जो हमारा मोहतरम इदारा है, लेकिन ज़ाहिर है उनके कुछ शख्सियात पे हमारे एतराज़ात हैं, पिछले महीने उनकी तरफ से ख़ुद ये ऑब्जर्वेशन आई और आज फैसले में भी आ गया कि ये एट द मोस्ट ममनुआ फंडिंग का केस हो सकता है। अभी आपने कहा कि ममनुआ फंडिंग का केस है, अभी उनका शो कॉज आया है, उसका जवाब हम देंगे। तो मैक्सिमम ममनुआ फंडिंग का केस हो सकता है, फॉरेन फंडिंग नहीं है। अब दोनों में फर्क क्या है? या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे अली साहब, शो कॉज का जवाब देंगे या वो नहीं देंगे और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे? असद उमर साहब ने कहा हम कोर्ट में जा रहे हैं, सॉरी हाई कोर्ट। मैं दोनों पे बात कर लूं, पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूं। देखें, फॉरेन फंडिंग नहीं है, ममनुआ फंडिंग एट द मोस्ट हो सकता है, क्योंकि उन्होंने हमसे जवाब मांगा है। अब फॉरेन फंडिंग ना होने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि 8 साल हमारे खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा होता रहा, 8 साल अवाम को गुमराह किया जाता रहा, 8 साल अवाम को ये बावर कराया जाता रहा कि ये जमात इसराइल के और हिंदुस्तान के और उनके पैसों से चलती है, और जनाब ये फॉरेन फंडिंग अगर आपके खिलाफ साबित हो, आर्टिकल 17 की आप खिलाफ वर्जी करें, इसका मतलब है कि आपने बैरून ममालिक से उनकी हुकूमतों से पैसे लेके अपनी रियासत के खिलाफ काम किया है। ये तो एक तरह से गद्दारी है, ये बहुत बड़ा इल्जाम और बहुत बड़ा। उस पर मैं आता हूँ, उसका भी मैं जवाब देता हूँ, उस पर मैं आता हूँ, उस पर भी मैं आता हूँ, वो पड़ी हुई है, उस पर भी मैं आता हूँ। वो तो ममनुआ फंडिंग का इशू है, उस पर मैं आता हूँ। लेकिन असल जो केस आज वॉश आउट हुआ है वो ये है कि फॉरेन फंडिंग केस नहीं है। फॉरेन फंडिंग का सबसे ज्यादा खतरा ये था कि अगर खुदा न खास्ता ये चीज होती, ज़ाहिर वो तो नहीं थी, लेकिन वो अगर हो तो उसका मकसद फिर यह है कि आपकी जमात बैन होती है, आपका इंतखाबी निशान ले लिया जाता है, आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी जाती है, आपके खिलाफ फौजदारी मुकदमात बनते हैं। तो वो चीज़ तो ख़त्म हो गई। तो अब मैं एक नुक्ता रख के फिर आगे आपके तमाम सवालों के जवाब के लिए मैं हाजिर हूँ, बैठूँ। एक नुक्ता रख के 2014 से अकबर बाबर साहब समेत कुछ मीडिया चैनल्स, कुछ नाम नहाद जर्नलिस्ट, कुछ हमारे अपोजिशन के यार दोस्त सारे जितने भी हैं, क्या कोई एक किसी ने जो है माजरत करने की या एक अपनी शर्मिंदगी का इजहार किया है कि हमने 8 साल आपके खिलाफ गलत इल्ज़ाम लगाया? नंबर 1। बाकी आपने कहा कि कुछ अकाउंट्स जो हैं वो फॉरेन इंडिविजुअल्स के हैं, उस पर मैं 1 बाय 1 आता हूँ। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहली बार ये कॉन्सेप्ट आदिल शाह ज़ेब दिया कि किसी की मनी लॉन्ड्रिंग या किसी बड़े इन्वेस्टर के ज़ाती पैसों से या ब्लैक मनी से नहीं, बल्कि कारकुनों के चंदे से और
चैरिटी डिनर्स जो एक कॉन्सेप्ट होता था उसको पॉलिटिकल डिनर्स में कन्वर्ट करके पॉलिटिकल फंड रेजिंग का कॉन्सेप्ट दिया कि $100, $10 $50 $50। $10 कितना बनता है आपको पता है, 250-300 रुपए बनेगा, जो है सॉरी 2-3 हज़ार रुपए बनेगा मैक्सिमम। तो $10 $50 $100 अपने कारकुनों से इकट्ठे करके पार्टी के बड़े बड़े जलसे करना, और ये सिर्फ $10-100 नहीं, कुछ लोगों ने हजारों डॉलर्स में भी दिया। अब उसमें 40,000 अकाउंट्स। अब इसको आप आदिल, होप यू अप्रिशिएटेड के एक तरफ एक जमात 40,000 अकाउंट्स की डिटेल दे रही है, जिसमें कोई 25-24 अकाउंट ऐसे हैं जिस पे क्वेश्चन मार्क आया है डोनर्स, उसके मैं जवाब देता हूं। और दूसरी तरफ दो जमातें नून और पीपल्स पार्टी किसी अकाउंट की प्रॉपर डिटेल नहीं दी। लेकिन पहले हम अपनी बात कर रहे हैं, फिर उसकी तरफ आते हैं कि इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं, आपको शायद इत्तेफाक भी कभी हुआ होगा, आप चूंकि जर्नलिस्ट ने कवर किया होगा कि जो फंड रेजिंग डिनर्स होते हैं उसमें आप बहुत सारे लोगों को बुला लेते हैं, उसमें पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं, बहुत सौ की जो है वहां पे शादियां हो चुकी हैं, बहुत से वहां रहते हैं। मुझे उसमें उसमें एक ऐसे हैं एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि एक नासिर हुसैन साहब हैं जिनकी वाइफ जो है वो यूएस नेशनल है और वो इंडिया बेस्ड है, लेकिन वो यूएस नेशनल है। अब वो उसका हस्बैंड पाकिस्तानी है, उसने अपनी तरफ से जो है वो चंदा दिया अपनी जमात को, अब उनकी वाइफ ने भी दिया। इसको ये कहना कि इंडियन एजेंट ने दे दिया, ये कितनी गलत बात है। फिर एक और आसिफ साहब हैं जिनके को बेरी स्नेप्स कहते हैं, जनाब ये इसराइल के पैसे हैं। वो आसिफ खुद कह रहा है कि हुजूर मैं पाकिस्तान का हूं, मुरीद के का हूं, आसिफ हूं, मैंने फंड रेजिंग की है, उसकी ट्वीट भी आ गई। एक और आखिरी बात, एक आखिरी बात और एक और हमारे हैं, उनका नाम भी इधर मेरे पास है, जैन टेक्सटाइल्स वाले, कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से फंडिंग हुई है। वो कहता है भाई मेरी फर्म है, मैं पाकिस्तानी हूं, वो हमारा पीर महल में सूबाई असेंबली का कैंडिडेट भी है। तो इस तरह के एक आखिरी और बात, एलएलसी हमने बनाई, हमने वहां एक कंपनी बनाई तहरीक इंसाफ ने, कि वहां जो लोग हमें डोनर पैसे देंगे वो ज़ाहिर है बहरी जहाज में तो नहीं देंगे, वो किसी कंपनी में जमा करेंगे जो थ्रू बैंकिंग चैनल भेजेगी। पाकिस्तान की अपनी तहरीक इंसाफ की अपनी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी एलएलसी, उसको फॉरेन फंडिंग फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन। अली साहब देखिए ये सारी चीजें जो है ना, ये आप इलेक्शन कमीशन के सामने डिबेट कर चुके हैं और अब आप वैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जा रहे हैं। मुझे बताएं, सिर्फ एक सिंपल सा जवाब दें, वोटिन क्रिकेट क्लब जो कि अबराज ग्रुप के जो सीईओ हैं, वहां पे उन्होंने जो चैरिटी मैच करवाया और फिर डिनर करवाया, वो पैसे जाने थे शौकत खानम और वो डाइवर्ट होते हैं पीटीआई को। ये बहुत बड़ा इल्जाम है और वो तकरीबन कितने 2.1 मिलियन पाउंड की बात है और वो आप लोगों ने कंसील भी किए, वो उनके सामने डिक्लेयर भी नहीं किए। तो ये बहुत सारे ऐसे इल्जामात हैं जो कि, और खान साहब को अपना एक हाई मॉरल ग्राउंड लेके एटलीस्ट, जो आज अकबर एस बाबर ने भी उनसे मुतालबा किया कि आप यू शुड स्टेप डाउन, और ये केस जब कंक्लूड हो जाए उसके बाद अगर आप सुरखरू हो जाते हैं अदालतों में तो फिर तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप संभाल लें। यही एक उसूल है इमरान खान साहब का, खुद अपना उसूल है। देखिए पहली तो बात ये है कि व्हाई शुड यू स्टेप डाउन ऑन अ कॉल ऑफ अ पर्सन हु वाज नॉट इन पीटीआई फॉर द लास्ट वन डेकेड। उनको तो पता ही नहीं, ईसीपी का डिसीजन उसके उनके मुतालबे भी नहीं, जो ईसीपी का डिसीजन आया वो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में, देयर इज नो नीड ऑफ काउंटर आर्गुमेंट। चलें देखें आदिल, देखें मेरी बात सुने, इमरान खान साहब को उस ओहदे से नीचे गिराया गया है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ओहदा है बैनुल अक़वामी साजिश से, और ये भी उसी के ताने बाने हैं कि किसी तरीके से इस आदमी को सियासत से आउट करो। अवाम की अदालत में फेल हो गए, सुप्रीम कोर्ट में फेल हो गए, अब किसी और का कंधा यूज़ करके, ईसीपी का कंधा यूज़ करके आप करें। देखें मेरी बात सुने, इमरान खान साहब फंड रेजिंग उन्होंने की शौकत खानम के लिए भी और अपनी जमात के लिए भी, नमल यूनिवर्सिटी के लिए भी। इन लोगों के नाम पे तो कोई 50 रुपए देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ से मनी लॉन्डर करके बाहर बेचते हैं। ये आदमी पाकिस्तान से बाहर पैसा इकट्ठा करके इधर लेके आता है, उसने तो उस पैसे का भी हिसाब दिया 7-8 महीने जो क्रिकेटिंग डेज में, हालांकि वो पब्लिक ओहदे पे जमाने में नहीं थे, उसका भी दिया और प्रॉपर रसीदों के साथ दिया। इस पे मैं आता हूं। देखें ये जिस मैच की बात हो रही है और जिस फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट की बात है, उसमें $2 मिलियन का जो है एलिजिडली मियां साहब को जो कमीशन या रिश्वत जो भी कहें, बैंक स्टेटमेंट्स हैं, एलिजिड बैंक स्टेटमेंट्स हैं सर, बैंक स्टेटमेंट्स प्रूव है। वो रिपोर्टर कह रहा है मुझे कोर्ट में ले जाएं। सर सुने, तो वो जो फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट को लोग क्लेम करते हैं कि जनाब उसमें यह है कि इमरान खान साहब चैरिटी मैच था, उसके पैसे, चैरिटी मैच की भी मैं बात करता हूं, लेकिन उस रिपोर्ट में तो मियां साहब को $2 मिलियन की रिश्वत की भी बात है, फिर उसको भी वो लोग कोर्ट क्यों नहीं करते? अपने से अपने पे जो है कि $2 मिलियन क्या उसको भी ओन करते हैं? अगर फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट सही है, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए वो कोर्ट हो रहा है, लेकिन रिपोर्टर कह रहा है मैंने सबूत देखे नहीं है।
उसके इसके उसकी रिपोर्ट आई है ना, वो वाले रिपोर्ट आई है। मैं समझता हूं कि शरीफ फैमिली को जाके उसको सू करना चाहिए, फाइनेंशियल टाइम्स को। हम पे तो ये इल्जाम लगा है, उसका जवाब मैं आपको देता हूं कि आपने चैरिटी मैच किया और उसके पैसे आपने जो है अपनी पॉलिटिकल पार्टी में यूज किए, वो एक इल्जाम है। दूसरी तरफ ये इल्जाम है कि जनाब उसी शख्सियत जिस पे ये इल्जाम है कि उसने जो है नकवी साहब जो हैं कि उसने हमें मैच करा के दिया, तो उसके पैसे हमने चैरिटी के जो है वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी में दिए। तो उसी रिपोर्ट में ये भी है कि उसी शख्सियत ने $2 मिलियन इस हुजूर मियाँ साहब को जो है उनको रिश्वत दी या कमीशन या जो भी उसको नाम दिया, तो फिर उसको भी ऑन करें। जहां तक मैच का ताल्लुक है उस पे आते हैं असल बात पे। आज खान साहब ने भी इस पे बात की कि देखें चैरिटी जो मैच होते हैं, जो नुमाइशी मैच होते हैं, उसमें हज़ारों लोग आते हैं। इसमें 200-300 बंदा था और उससे कोई फंड रेजिंग नहीं हुई। जो पीटीआई को फंड गए थे वो रात को डिनर हुआ था और वो 2012 की बात है। 2018 में उन पे इल्जाम कोई लगा जिस पे वो उनको सजा मिली। 2012 में 6 साल पहले तो किसी को पता भी नहीं था कि आदमी जाके कोई खुदा ना खास्ता उस पर कोई इल्जाम लगेगा। तो क्या एक फंड रेजिंग डिनर एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए करना क्या ये एक जुर्म था? और ये हमने क्लियर कट पाकिस्तानियों को मौका दिया कि आप एक जमात को ओन करें, उसको चंदा दें और आपके पैसे से चले, बजाय इसके कि लीडरशिप जो है इन्वेस्टर ढूंढे और वो मनी लॉन्ड्रिंग करे, ब्लैक मार्केटियरिंग करे, ब्लैक के पैसे यूज करे। तो पहली बार ये अब अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ विंडिकेट हुई है कि फॉरेन फंडिंग केस नहीं है। जहां तक इमरान खान साहब पे 62-63 की बात है वो भी गलत है, क्योंकि वो एफिडेविट नहीं था, वो एक सर्टिफिकेशन है जो कोई भी चीफ एग्जीक्यूटिव किसी इदारे का देता है। एफिडेविट और सर्टिफिकेशन में बहुत बड़ा फर्क है। ये भी इसका दूध का दूध और पानी का पानी इंशाल्लाह अदालत में हो जाएगा, किसी ने करना है तो। अली मोहम्मद खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। राजी चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद बलूचिस्तान के शोहदा की बात करेंगे। बड़ा एक अलमनाक हादसा हुआ, तफसीली गुफ्तगू करेंगे सरफराज बुख्ती से। हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में इस वक्त शामिल करेंगे एक इंतहाई अफसोसनाक खबर जिस पर पूरी कौम सोगवार है। गुज़श्ता रोज़ बलूचिस्तान में पाक फौज का हेलीकॉप्टर गिरने के हादसे में कोर कमांडर क्वेटा समेत 6 अफसरान और जवान शहीद हुए। ISPR के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ बलूचिस्तान में सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ पाकिस्तान आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर लापता हो गया था, जिसमें 12 कोर के कमांडर समेत 6 अफराद सवार थे। ISPR ने यह भी बताया कि फ़ौजी हेलीकॉप्टर का मलबा इस वक्त मिल चुका है, जो 1 अगस्त की शब लसबेला के करीब लापता हुआ। और पाक फौज के शुबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक इब्तिदाई तहकीकात ये बता रही हैं कि हादसा ख़राब मौसम की वजह से पेश आया। विजिबिलिटी कम हो गई थी हेलीकॉप्टर की। हादसे में शहीद होने वालों में कोर कमांडर क्वेटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, इसके अलावा DG पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स मेजर जनरल अमजद हनीफ सत्ती, जिनकी हाल ही में प्रमोशन हुई थी, और इंजीनियरिंग कोर के ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद के अलावा पायलट मेजर सईद अहमद, मुआविन पायलट मेजर मोहम्मद तला मनान और नाइक मोहम्मद फयाज शामिल हैं। शहबाज शरीफ साहब ने भी अपने खुसूसी बयान में शोदा को खराज तहसीन पेश किया। इस अफसोसनाक हादसे के हवाले से बात करेंगे। बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बुख्ती साहब, एक तो इंतहाई अफसोसनाक एक सानिया था, और बल्कि गुज़श्ता शब हम इकट्ठे ही थे जब ये खबर आई, और फिर उसके बाद जिस डिनर में भी हम थे तो वो किसी को खाना तक नहीं लग रहा था, क्योंकि जनरल सरफराज साहब जो हैं वो काफ़ी मतलब उनका जो एक ह्यूमन साइड ऑफ जिस तरह से वो मिलते थे और जो उनकी सर्विसेज थी, खिदमात थी, या वो जो अब कर रहे थे, मुझे ये बताइएगा कि पहला तो ये कि ये किस एरिया में हुआ, और इस एरिया में ये जो फॉल्स क्लेम्स और ये सारे हो रहे हैं कि जी बलोच शिदत पसंद जो हैं उन्होंने शायद ये शिदत पसंदी की कार्रवाई की होगी। आप चूँकि बड़ी गहरी आपकी नज़र है, आपसे सुनना चाहेंगे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल भाई, थैंक यू। दिल बड़ा रंजीदा और दुखी है। अल्लाह ताला तमाम शोहदा की जो है वो दर्जात बुलंद करे और उनकी शहादत को कबूल फरमाए। जनरल सरफराज से हमारी एक ज़ाती दोस्ती थी, एक बड़ा भाई और छोटे भाई का रिश्ता था। बहुत दफ़ा वो घर तशरीफ़ लाए, हम उनके पास जाते रहे। बहरहाल उनकी कमी बड़ी शिद्दत से सारी ज़िंदगी महसूस होती रहेगी। बड़े प्रोफेशनल सोल्जर थे, बड़े ईमानदार, और मैं आज आपको बताऊँ एक मोमिन आदमी थे। बहरहाल देखिए, ये जो एरिया है ये बेला पोथल से उन्होंने टेक ऑफ किया, और उसके बाद ये बिल्कुल बेला के करीब सकरान के पहाड़ी एक सिलसिला सा शुरू होता है, और जहाँ पर ये कोस्टल क्लाउड्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इन एरियाज़ में फॉर लास्ट लाइक मैनी ईयर्स कहीं कोई मिसक्रिएंट्स का कैंप जिसको हम कहते हैं, फरारी कैंप जो हम कहते हैं, वो नहीं है। और फिर ये है कि जब ये खबर मीडिया तक पहुंची तो उस वक्त आपको भी पता है कि 3-4 घंटे गुजर चुके थे जब हम बैठे थे, तो उस वक्त तक किसी को नहीं पता था।
तो ये तो इन्होंने जब जाके क्लेम करना शुरू किया तो मेरा ख्याल है कि ये एक फॉल्स क्लेम है और कल सरफराज बुगटी जुकाम से मर जाए भी BRA वाले कबूल कर लेंगे, तो ये इस तरह नहीं होता है। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई मिसक्रेंट एक्टिविटी थी, ये खालिस्तन उन लाचार बलोचों की खिदमत में थे। पाकिस्तान की पूरी फ़ौज, ख़ास तौर पे कमांडर 12 कोर और उनके साथी, उन्होंने उस खिदमत के जज्बे के साथ अपनी जान दी है। जो उनको बलूचिस्तान के लोगों से एक मोहब्बत थी, उन्होंने मरते हुए भी उस मोहब्बत के साथ वो गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि बलूचिस्तान का बच्चा बच्चा आज रंजीदा है। बलूचिस्तान का, बलोच कबाइल का सारे जितने हैं, हमें बहुत दूर दराज इलाकों से टेलीफोन आए हैं, उनकी इतनी मोहब्बत थी कि वो बलूचिस्तान के कोने कोने में खुद गए। मेरे दूर दराज गाँव में, बेकड़ में वो तशरीफ़ लाए, पूरा दिन लोगों के साथ रहे, नोटेबल से मिले, पब्लिक से मिले। तो लोगों की जो पल्स है वो बहुत, मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कि कल बहुत कल से माहौल वहाँ रंजीदा है। ठीक, अच्छा मुझे बताइए कि इनके जो जनरल साहब के सन इन लॉ थे, अभी उनकी बेटी की एक हफ्ता पहले शादी हुई थी, तो वो उनके ADC भी हैं, वो साथ में नहीं थे इस हेलीकॉप्टर। उनका बेटा ADC है। कल जो हम इकट्ठे थे, कल ये खबर मिल रही थी उनका सन इन लॉ नहीं, उनका बेटा था। और जो उनका ADC था। और लास्ट मोमेंट पे उन्होंने, क्योंकि वो हब डैम को विजिट करना था, उसके बंद देखने थे, क्या ये बंद टूटे नहीं, तो उन्होंने अपने बेटे को दूसरे हेलीकॉप्टर पे भेजा कि आप डायरेक्ट कराची चले जाएं, जो उनके ADC भी थे। और उन्होंने इंजीनियरिंग कोर के जो थे ब्रिगेडियर साहब, उनको साथ रखा कि उस बंद को देख सकें कि खुदा न खास्ता अगर ये टूट जाता है, जो उसका हिफाजती बंद है, तो बलूचिस्तान में ऑलरेडी तबाही आई हुई थी, तो उस तबाही में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाना था। तो उनको उसकी फ़िक्र लायक थी, जो सुनने में आ रहा है, जो ग्राउंड में लोग बैठे थे जब वो हेली मूव करने लगे थे, तो वो इंजीनियरिंग कोर के ब्रिगेडियर साहब को साथ बैठा के उस तरफ मूव किया और उनके बेटे थे, उनको उन्होंने कराची भेजा था। शुक्र है कि अल्लाह ने उनको। ये तो सरफराज साहब, जो सैलाब की तबाहकारियां हैं, इससे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पहुँचे, 2 दिन उन्होंने वहाँ पे गुजारे, लेकिन ये तो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड ही है, जो तो 5-6 जाने उन्होंने जानों की कुर्बानी जो है वो दे दी। तो इस वक्त सिचुएशन वहाँ पे क्या है? इतनी ज़्यादा तबाहकारियाँ हुई हैं कि वो, देखिए आदिल भाई, सिचुएशन तो ये जो अर्थक्वेक था आज़ाद कश्मीर वाला तकरीबन वैसे ही है। अच्छा, फ़र्क इतना है कि वो मीडिया की नज़र में आ गया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बिलखसूस, और उस वक्त सोशल मीडिया इतना था नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उसको उठाया था और उस साने को उस तरह हाईलाइट किया था जिस तरह वो सानिया डिज़र्व करता था। ये जो सानिया है, इसको उस तरह मीडिया का कवरेज नहीं मिला, क्योंकि शायद बलूचिस्तान में है। ये एक रीज़न हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर आपका, क्योंकि ये कमर्शियल बेस्ड ज़्यादा वो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो फोकस होता है, तो वो बलूचिस्तान से उनको नहीं मिल पा रहा होता। तो ये सानिया बहुत बड़ा, ये जो सैलाब है, पूरा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया है। लोगों की फसलात, आप बिलीव करें, जहाँ भी बलूचिस्तान में वो एरियाज़ जहाँ पर फ्लड आया, वो एरियाज़ जहाँ पर नहीं आए हैं, तो इतने दिनों से जो बारिशें हुई हैं, वो सारी फसलें तबाह हो चुकी हैं। अब आप यकीन करें कि लोगों का जो 6 महीने बाद गुजर बसर उन फसलों पे था, वो फसलें तबाह हो गई, इंसानी जानें ज़ाया हो गई, घर गिर गए, कच्चे मकानात गिर गए। तो मैं समझता हूँ कि हाँ, ये बात है कि फर्स्ट रिस्पांस हमेशा बलूचिस्तान में कोई भी नेचुरल डिजास्टर है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आई है, वो हमेशा पाकिस्तान की फ़ौज आई है। जैसे आवारान में अर्थक्वेक आया, उस वक्त भी हेलीकॉप्टर पे फायरिंग्स की उन्होंने मिस्क्रेंट्स ने, तो हम उसको कहते थे कि ये मिस्क्रेंट्स ने किया, जैसे हम इसका कह रहे हैं कि ये नहीं किया उन्होंने, तो उस वक्त जो किया था हम कहते थे कि ये किया है। तो लेकिन फर्स्ट रिस्पॉन्स पे फौज थी। आज फ्लड आया, मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ कि ठीक है, PDMA में कुछ लोग हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन अदरवाइज जो रिस्पॉन्स फौज की तरफ से आया, जो FC की तरफ से आया, कोई और इदारा वहाँ पर नजर नहीं आता। चले, सरफराज बुगटी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाजरीन, आज प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिलशाज़ेब। मुझे मेरी टीम से मेरी इजाज़त दीजिए। हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाज़ेब को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें।